हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरस्वती एकेडमी में, जिसकी टैगलाइन है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सरस्वती एकेडमी में आपको सिर्फ और सिर्फ विद्वान बनाया जाएगा, बाकी और चीजें नहीं। नौकरी आपकी लग जाएगी अगर आपने नॉलेज गेन कर ली तो मेरा मानना यह है कि आप सिर्फ नॉलेज गेन करने पर ध्यान दीजिए, नौकरी तो आपकी लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्त, शुरू करते हैं आज का काम। आज हम क्या करने वाले हैं, खास तौर पर ये जो सरस्वती एकेडमी जो जनरल स्टडीज करके जो चैनल है, इसमें हम क्या करने वाले हैं, विश्व इतिहास। विश्व इतिहास। अच्छा, मैं बता दूं आपको, प्राचीन भारत जो हमारी सीरीज चली थी वो भी आपकी चलती रहेगी। आप टेंशन मत लेना कि वो भी चलेगी, लेकिन पहले हम सोचते हैं कि विश्व इतिहास जल्दी से कंप्लीट कर लें। क्यों? क्योंकि विश्व इतिहास आपको जनरल कहीं भी मिलेगा नहीं। मैं आपको बता दूं, कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। बुक है तो बहुत ज्यादा मोटी है, उनको पढ़ा कैसे जाएगा। और जो बहुत ज्यादा छोटी बुक्स हैं उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, यानी कि लूसेंट अगर आप निकालेंगे तो भाई उसमें वो सीधे स्टार्ट हो जाता है। मैं बताता हूं आपको कहां से, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण। अब आप बताओ कि पुनर्जागरण, भाई आपको क्या पता पुनर्जागरण? अरे भाई, पुनर्जागरण से पहले क्या हुआ, कहानी क्या है, कुछ तो पता होना चाहिए ना, तब जाके तो आप आगे पढ़ पाओगे। तो भाई ये पुनर्जागरण में वो सीधे आ जाता है, अच्छा ये जो है फ्रांसिस बेकन ये हैं, मार्टिन लूथर ये हैं, और आपके स्पेन निवासी मैगलन ने ये किया, और दाते ने ये पुस्तक लिख दी। तो भाई अब आप तो कंफ्यूज हो गए होगे कि भाई ये हुआ क्या, क्या कहानी है, मतलब क्यों हम पढ़ रहे हैं। तो वो सब चीजें हम करते हैं यहाँ। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको पहले बता दूं, जहां भी आपकी विश्व इतिहास आती है, जो भी पेपर में, चाहे जो भी पेपर हो, जहां भी विश्व इतिहास आती है, वहां आपका ये सब चीजें काम आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं दोस्त, ये सब का सब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वीडियो देखनी है, और फिर मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको पता है कि भाई जो भी चीजें आप यहां देखते हैं, जो भी कोर्स है, ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा फ्री में। और अगर आप चाहें तो सरस्वती एकेडमी के जो नोट्स हैं आप ले सकते हैं, विश्व इतिहास के भी नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा यहां देखिए, और अगर आप क्लास नोट लेना चाहें तो आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्त, शुरू हो जाते हैं आपका पुनर्जागरण। अब दोस्त है क्या, विश्व इतिहास के सेक्शन को बांटा गया है, आपको मैं बताता हूं। मोटा मोटा आप ये बांटिए, जैसे हम प्राचीन भारत, मध्य भारत करके बांटते हैं, आधुनिक भारत करके बांटते हैं, वैसे ही आप इसको भी 3 सेक्शनों में बांटिए। ठीक है, चलिए, विश्व इतिहास को 3 सेक्शन में हमने बांट दिया, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। अब देखो, ये जो वैसे अगर देखा जाए विश्व इतिहास की, सीधे जो हमें कहानी पढ़नी है पुनर्जागरण से पढ़नी है, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ वो एग्जामों में नहीं आएगा, तो फिर हम क्या करें उसको पढ़ के। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि पुनर्जागरण के बाद से क्या क्या हुआ कहानी विश्व इतिहास में। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि हमने प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांट दिया। अच्छा, पुनर्जागरण के बाद हमें पढ़ना है, तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण का मतलब होता क्या है। तो पुनर्जागरण का मतलब आपको पता है कि एक बार तो मतलब कि हम जागृत हो चुके हैं, उसके बाद दोबारा से जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण यही तो मतलब हुआ ना, कि भाई पुनर्जागरण मतलब कि दोबारा से जागरण। अब क्या दोबारा से जागरण, अब देखते हैं। देखो, प्राचीन जो इतिहास है, विश्व इतिहास, खास तौर पे प्राचीन काल में, ये इसकी सदी का टाइम भी लिख देता हूं मोटा मोटा में, आप समझिए 5वीं सदी। अब 5वीं सदी क्या है, मतलब कि मोटा मोटा 500 जो ईस्वी थी उससे पहले का जो भी पोर्शन है प्राचीन में आ गया। 500 से 14वीं सदी यानी 1400 वर्ष, जो 1400 ईस्वी है, ये काल पूरा का पूरा मध्य में आ गया। आधुनिक में क्या है, 1400 ईस्वी से अभी तक का जो चल रहा है आधुनिक, ये पूरा आ गया आधुनिक में। अब हुआ क्या, आपका जो प्राचीन काल था, तो यहां बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। कैसे अच्छी अच्छी चीजें हुई, देखिए आप। सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। ठीक है, मैं इसको यहां लिखते हैं, बल्कि बहुत सारी सभ्यताओं का विकास हुआ। जैसे भाई मिस्र की सभ्यता, आपने सुना होगा नाम, मिस्र की सभ्यता जो कि मिस्र देश में है, मिस्र सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता, मिस्र सभ्यता का विकास हुआ, जिसे नील नदी का वरदान भी कहते हैं। जीएस का फैक्ट है, इसलिए आपको बता दे रहा हूं। मतलब कि नील नदी इसके पास में बैठती थी। अब भाई जहां पर भी सभ्यता बसेगी, आपको पता है नदियों के किनारे ही बसेगी, क्योंकि पानी की सुविधा भी तो चाहिए ना। तो भाई नील नदी का वरदान भी कहते हैं इस सभ्यता को, नील नदी का वरदान। ठीक है, मिस्र की सबसे बड़ी नदी है, आपको नील नदी आपको पता होना चाहिए। चलिए जी, आ जाइए। उसके बाद आपको पता है, आपने एक और सभ्यता का नाम सुना होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। पोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, अच्छा जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता ये है कौन से देश में? जीएस का फैक्ट इसलिए बता रहा हूं, यहां के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो है आपका इराक में है, इराक में। ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, सुमेरु, बेबीलोन की सभ्यता, इन सबको मिला करके बनी हुई है। ठीक है, आपको इतना याद नहीं रखना, आप बस ये समझ लीजिए कि ये 3-4 सभ्यताओं का मिला जुला रूप है। कौन सी? बेबीलोन, सुमेरु, ये जो मेसोपोटामिया, ये इन सभ्यता को मिला करके मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं, जो कि इराक में स्थित है। यूरोप,
देखो यूनान की सभ्यता का विकास हुआ। यूनान की सभ्यता कहां, ये समझ लीजिए कि जो अभी जिसे हम यूरोप कहते हैं वो यूनान समझ लीजिए आप पूरा का पूरा, ठीक है। तो पूरा का पूरा यूरोप मतलब पूरा का पूरा यूनान, तो वहां एक सभ्यता विकसित हुई जिसे कहा हमने यूनान की सभ्यता। यूनान की सभ्यता, ठीक है, मतलब कि मानव सभ्यता का उद्भव हो रहा था इस टाइम पे प्राचीन काल में। आपको पता है भारत, आपको पता होगा कि भारत में भी एक सभ्यता विकसित हुई थी जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यानी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये आपने जीएस में पढ़ रखा है, बल्कि मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, ठीक है। तो ये सब सभ्यताओं का विकास हुआ। कौन सी भारत में, कौन सी भारत, ये जो भारत उपमहाद्वीप है यहां कौन सी आपकी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा जी, चलिए जी, ये तो ठीक है। अभी आपको सिर्फ याद रखना है दोस्तों, मतलब ये आपको ऐसा नहीं कि हाँ भाई आपने कहा अरे ये इंपॉर्टेंट, मिस्र की सभ्यता, नील नदी का वरदान, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि नील नदी का वरदान मिस्र की सभ्यता है ये, लेकिन जीएस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, विश्व इतिहास के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व इतिहास के हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी वो आएंगी पुनर्जागरण के बाद। पुनर्जागरण में हम आ रहे हैं, लेकिन अभी हम हैं प्राचीन भारत में। पुनर्जागरण आएगा आपका ये 1400 साल से करीब करीब, मोटा मोटा। तो हम आ रहे हैं, आपको पूरी कहानी बताऊंगा तभी जाके आपके पल्ले पड़ पाएगा, वरना फिर मैं भी वही शुरू कर दूं कि दाते ने ये पुस्तक लिखी, मैकियावेली ने ये पुस्तक लिखी और आपकी बोकेसियो ने ये पुस्तक लिखी, तो आपके दिमाग के से फुर हो जाएगा। या पेट्रोक ने ये है, इसको मानववाद का संस्थापक कहते हैं, तो भाई आपके दिमाग से सारी चीजें हो जाएंगी फुर। तो वो हमें करना नहीं है, हम सीक्वेंस से आ रहे हैं। तो आप ये समझिए कि भाई अच्छा क्या हुआ, प्राचीन काल में बहुत सी सभ्यताओं का विकास हुआ, बहुत बढ़िया, मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई, सभ्यताओं का विकास हुआ, मानववाद का विकास भी कह सकते हैं आप, मानव सब जुड़े, एक दूसरे से संपर्क में आए और भाई सब कुछ अच्छा चला। फिर क्या हुआ, मध्यकाल जो आया ये थोड़ा सा, मतलब ये अंध युग, बल्कि इसको अंध युग करके भी कहते हैं, अंध युग। अच्छा, इस काल में क्या हुआ खास तौर पे, इस काल में जो रूढ़िवादिता है और मतलब एक, मतलब आप कह सकते हैं रूढ़िवादिता, और देखो आप देखिए राजा बस क्षेत्रों को विजित करने में ही रहे, मतलब कि विजय पाने में रहे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, और ठीक है वो लूटपाट मारपीट बस इतने तक ही कॉन्सेप्ट रहा, अंधयुग रहा। रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा आ गई लोगों के अंदर, धार्मिक अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़े। जैसे आप भारत का ही, आप अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, अब बताइए आप सती प्रथा, आप उसको कहां से जायज ठहरा सकते हैं आज के जमाने में, सही तो नहीं था ना। तो सती प्रथा चीजें, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ऐसी बहुत सी मतलब बुराइयों ने जन्म लिया। आप ये समझ लीजिए मध्यकाल का जो कॉन्सेप्ट था, तो वो अंध युग आपका था करीब करीब, ठीक है। मतलब यहां पर तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई, मानव सभ्यता का विकास हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन जो मध्यकाल आया यहां पर धार्मिक रूढ़िवादिता और मतलब बहुत से अंधविश्वासों ने जन्म ले लिया मध्यकाल में, ठीक है। अब मध्यकाल के बाद जब आधुनिक विश्व आया, तो अब वापस से लोग फिर पुनर्जागृत हुए, यहां से लोगों में फिर वैज्ञानिक चीजों का बढ़ावा हुआ, मतलब कि वैज्ञानिकवाद का बढ़ावा हुआ, लोगों ने कोई नई वैज्ञानिक खोज की, धार्मिक रूढ़िवादिताओं का त्याग हुआ, मानववाद, मतलब कि मानववाद को ही सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना। अब जो है धर्म के स्थान पर आपका जो है मानववाद को ही सबसे बड़ा धर्म मानने लग गए। कब? आधुनिक विश्व में। तो सबसे बड़ा धर्म कौन सा बन गया? मानववाद। मानववाद, ठीक है। मानववाद जो है सबसे बड़ा धर्म, मैं लिख देता हूं यहां, मानववाद सबसे बड़ा धर्म, ठीक है। ये बन गया आपका आधुनिक विश्व में। चलिए जी, अब बात करते हैं, इन सबको तो हटा देते हैं, अब आ जाते हैं हम पुनर्जागरण में। अब आपको ये कहानी पता चल गई कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप ये समझिए, फॉर एग्जाम्पल भाई आप नॉर्मली सोते हैं तो आप क्या करते हैं कि भाई अलार्म लगाते हैं। अलार्म कितने बजे का लगेगा? अलार्म लगेगा भाई 4 बजे का। 4 बजे तो उठना है कल, और दौड़ने जाना है और खेलने जाना है वगैरह वगैरह, सब कुछ होता है प्लानिंग। उसके बाद क्या होता है, अब सोते हुए बज गए हैं 1, थोड़ा पिक्चर देख ली, थोड़ा वेब सीरीज देख ली, या कुछ भी, केजीएफ मूवी आ रही है भैया, केजीएफ तो देखनी है, या पुष्पा राज तो देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो पहली रात हमने देखी केजीएफ मूवी मजे से 1 बजे तक, ठीक है। अब क्या हुआ, अब भाई 4 बजे का अलार्म लगाया, 4 बजे जब, फिर उसके बाद हम सो गए, और 4 बजे जब उठने लगे, अलार्म बोला, तो हमने क्या किया, उठे, अलार्म को ऑफ किया और वापस से सो गए, ठीक है। तो बस उसके बाद क्या हुआ, फिर हम उठे 9 बजे सुबह, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ कब? हमारा 9 बजे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि भाई पहले देखो अच्छा खासा जागे थे 4 बजे, फिर वापस से फिर सो गए, फिर उसका फिर उठे कब? 9 बजे। तो अब क्या हुआ, यही कॉन्सेप्ट यहां भी है कि पहले जागे प्राचीन भारत, फिर मध्य भारत में फिर से मध्य भारत नहीं सॉरी प्राचीन विश्व शुरू में जागा, नई नई सभ्यताओं का विकास हुआ, मध्यकाल में फिर सो गया, मतलब अंध युग स्टार्ट हो गया। अब आधुनिक जो है फिर से आपका मानववाद सबसे बड़ा धर्म बना, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पुनर्जागरण की। रुको मैं इसको पहले हटा देता हूं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, आधुनिक काल में आपका पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण कैसे हुआ?
अब देखो हुआ क्यों, पुनर्जागरण क्यों हुआ, कारण, सबसे पहले कारण जानते हैं। फिर मैंने कहा ना, अब आपको जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो कि मानववाद का संस्थापक कौन है, ये पुस्तक किसने लिखी, वो लास्ट में करेंगे और मजे से हमारा हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा जी, मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन पहले हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ोगे तो फिर भगवान ही आपका मालिक है, फिर तो पता नहीं क्या होगा आपके साथ। तो बात करते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में क्या हुआ, मतलब कि वही आधुनिक भारत, आधुनिक जो विश्व का टाइम है, अब क्या हुआ आपका, नई नई खोजें होने लगी। नई नई खोजें कैसे, जैसे अब देखो ये आपको याद करना है, केपलर, ठीक है, केपलर, बल्कि केपलर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, कोपरनिकस, पहले कोपरनिकस आएगा, केपलर बाद में आएगा, कोपरनिकस, कोपरनिकस, ठीक है। अब सोचो ये क्या वैज्ञानिक रहे होंगे, इन्होंने उस टाइम पे यानी कि 1400 ईस्वी पे, यानी आप सोचिए कि 1400 ईस्वी समथिंग पे इन्होंने खोज कर डाली। अच्छा पहले मैं लिख देता हूं इनकी खोज क्या है, फिर आपको बताता हूं। इन्होंने खोज करी कि भाई ब्रह्मांड की नई संरचना दी, ब्रह्मांड की नई संरचना दी। अच्छा ब्रह्मांड की नई संरचना मतलब इन्होंने बताया सबसे पहले कि भाई पृथ्वी जो है, आज तक का मान्यता क्या थी कि जैसे आपको पता है, आपने स्कूलों में भी पढ़ा होगा कि पृथ्वी हो या फिर जो भी ग्रह हो, मरकरी, वीनस यानी बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, जितने भी ग्रह हैं, मंगल, सब जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। लेकिन उस वक्त मान्यता क्या थी 1400 ईस्वी में, कि नहीं भाई पृथ्वी है आपका केंद्र, और ये जितने भी सूरज फूरज सब, सूरज मंगल जितने भी ग्रह हैं, ये इसके पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, जो कि गलत धारणा थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने 1400 ईस्वी में उस वक्त बताया कोपरनिकस ने, जो कहां के थे, अब देखो ये आपको याद रखना है दोस्त, पोलैंड के, पोलैंड के थे ये बंदे, ठीक है। तो पोलैंड के थे, इन्होंने कहा नहीं भाई ब्रह्मांड की जो संरचना है वो गलत बता रहे हो तुम, ऐसा नहीं है। क्या है कि भाई पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है, हर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। अब भाई आपको पता है उस वक्त तो मध्यकाल में तो आपको पता ही है अंध युग था, तो भाई जितने भी ये जो वैज्ञानिक आने वाले हैं ना, इनको किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया, किसी को धर्म विरोधी करार करके मार दिया गया, सबके साथ यही हुआ है लगभग लगभग, ठीक है। तो भाई अब आपको पता है भाई धर्म विरोधी करके इनको हटा दिया गया, ठीक है, मार दिया गया किसी को, इनको ही, कोपरनिकस को भी। उसके बाद आपका आए गैलीलियो, गैलीलियो, ठीक है। ये आप सोचिए क्या बंदे रहे होंगे उस वक्त, इन्होंने जो है दूरदर्शी, यानी आप इसे समझिए कि दूरबीन जो होती है, जिसे हम कहते हैं दूरबीन। अब दूरबीन क्या होती है ये आप मुझे बताने की जरूरत तो होगी नहीं, दूरबीन मतलब कि जिससे दूर की चीजें हम देख सकते हैं, मतलब कि यहां से कुछ हजारों किलोमीटर दूर जो है आपके लेंस वेंस की सहायता से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है दूरबीन की खोज की, दूरबीन की खोज कर डाली। चलिए जी, दूरबीन की खोज करके इन्होंने कहा नहीं नहीं भाई नहीं, केपलर, ये कोपरनिकस थे ये सही थे, इन्होंने सही बात बोली कि हाँ सूर्य जो है पृथ्वी सबका केंद्र है और सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। लेकिन भाई फिर वही, इन्हें भी धर्म विरोधी करार करके फांसी की सजा दे दी गई, ठीक है। तो ये जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने उस वक्त नई नई खोजें की, इनको लगभग 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 बहुतों को आपका धर्म विरोधी करार करके ऐसे करके बहुतों को मार दिया गया, ठीक है। चलिए जी फिर बढ़ते हैं आगे, फिर आपके आते हैं केपलर। केपलर, अब केपलर कौन थे, ये थे जर्मनी के। सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये आपको याद करना है कहां के थे, जर्मनी के, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आते हैं इसलिए बता दो। केपलर आए, अब केपलर ने कहा, देखो बात वही चल रही है, फिर से कॉन्सेप्ट वही है। केपलर ने गणित की सहायता से यानी कि मैथ्स की सहायता से ये एग्जैक्टली बताया कि भाई ये तो ठीक है, ये तो सिर्फ इतना बता के गई कि नहीं भाई सूर्य बीच में है और चारों तरफ चक्कर काटते हैं ग्रह, लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली प्रमाणित किया कि भाई चक्कर कैसे काटते हैं। मतलब कि भाई जैसे सूर्य ये है, ठीक है, ये है आपका सन, ठीक है। अब जो ग्रह है वो भाई रेक्टेंगुलर चलते हैं, अब भाई स्क्वायर में चलते हैं, ठीक है, या पैराबोला में चलते हैं, या कैसे चलते हैं, मतलब कि चलते कैसे हैं ग्रह चारों तरफ, या फिर गोल चलते हैं, जैसा कि हमें पता है कि गोल चलते हैं, ठीक है, या बल्कि गोल भी कहना सही नहीं होगा, अंडाकार रूप में चलते हैं, ठीक है। तो वैसे चलते हैं ना ग्रह अंडाकार रूप में, ठीक है। तो भाई कैसे चलते हैं, ये गणित की सहायता से प्रमाणित किया, किसने, केपलर ने। चलिए जी इसको लिख देते हैं। तो गणित की सहायता से प्रमाणित किया कि भाई सूर्य जो है, गणित की सहायता से प्रमाणित किया, प्रमाणित कि भाई जो है आपका ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर गोलाकार या फिर अंडाकार रूप में चलते हैं, ठीक है, गोलाकार कह सकते हैं, गोलाकार रूप में चलते हैं,
ठीक है, तो गणित की सहायता से केपलर ने प्रमाणित किया। अच्छा, अब याद कैसे होगा? आप तो कहेंगे कि यार भाई कोपरनिकस ने भी तो यही कहा था। कोपरनिकस ने ये नहीं कहा था, कोपरनिकस ने बस इतना कहा कि भाई बीच में आपका सूर्य है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं बाकी सब, बस। अब वो कैसे चक्कर लगाते हैं ये सब ये नहीं बताया इन्होंने, ये बताया है केपलर ने। याद कैसे होगा? याद ऐसे होगा कि आप ये समझिए, कैप देखी होगी आपने, टोपी, ठीक है, बल्कि आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, देखिए टोपी, ठीक है। तो इन्होंने, अब याद के लिए मैं आपको एक वो बताता हूं, आपको पता है हिंट बताता हूं, तो ये हिंट है कि भाई इन्होंने ये बताया कि कैप, जो कैप का पीछे वाला पोर्शन है आप देखिए, इसकी तरह आपका, मतलब ये याद करने के लिए फैक्ट बता रहा हूं, हाँ दोस्त, तो कैप की तरह आपका ग्रह घूमते हैं, ठीक है। तो कैप से आपको याद आना चाहिए केपलर, ठीक है, केपलर, कैप से याद आएगा क्या? केपलर, ठीक है। चलिए दोस्त, अब बढ़ते हैं आगे। तो ये कुछ वैज्ञानिकों के नाम मैं आपको बता रहा हूं और बताता रहूंगा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इन्होंने आपका ये बताया, उसके बाद आपको पता है कि न्यूटन, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, एक मैगलन और आते हैं, मैं लिख देता हूं मैगलन, मैगलन। अच्छा, मैगलन ने क्या करा? इन्होंने समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर काट दिया, आप समझ सकते हैं। मैं लिख देता हूं यहां, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर काटा। प्रशांत महासागर का नामकरण इन्होंने ही किया, प्रशांत महासागर का जो नाम है वो इन्होंने ही रखा, नाम जो है इन्होंने ही रखा, ठीक है, मैगलन ने। प्रशांत महासागर का जो नाम है वो मैगलन ने ही रखा, ठीक है। चलिए जी, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से जितनी भी ये वैज्ञानिक खोज हुई, अब भाई वैज्ञानिक खोज हुई तो लोग थोड़ा सा समझे कि हाँ यार, कुछ तर्क वर्क वाली बात समझे कि नहीं भाई, हाँ कह तो ये सही रहे हैं, भले ही उन्हें धर्म विरोधी करके मार भी दिया गया, लेकिन कुछ लोगों के में तो जागरूकता आई ना, ठीक। उसके बाद क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए कि छापे खाने का विकास हुआ, नई मशीनों का विकास हुआ, टाइपिंग मशीनों का विकास हुआ, इसी के साथ साथ इसी क्रम में छापे खाने का विकास हुआ, कागज की खोज जो कि चाइना में हुई थी, अब चाइना से कागज आ गया यूरोप में। तो फिर उसके बाद जो है आपका, अब मतलब जो बुक्स हैं, बुक्स भी छपने लग गई। अब खुद सोचिए, आपकी प्रिंटिंग प्रेस का अगर विकास हो गया, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस का जो विकास अगर होगा, तो अब जो बुक्स हैं, जो अभी तक सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास थी, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी थी, अब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो बुक्स हो गई सस्ती, और कागज का भी विकास हो गया, अब बुक्स घरों घरों में मिलने लग गई, लोगों में पढ़ने की रुचि बढ़ने लग गई। अब लोगों को जब पता चला, उन्होंने कहा बात तो सही है, तो वो भाई एक तर्कवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ यार, तो फिर वही पुनर्जागरण का स्टार्टिंग बता रहा हूं आपको कैसे कैसे हुई, तो ठीक है। तो क्या क्या कारण रहे पुनर्जागरण के लिए? तो अब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, तो लोगों में फिर तर्क वाली भावना ने बढ़ावा दिया लोगों के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद आपका एक राजा, मंगोल शासक का योगदान, मैं आपको कारण बता रहा हूं दोस्तों कि पुनर्जागरण क्यों हुआ। मंगोल शासक योगदान, ठीक है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि भाई पुनर्जागरण क्यों हुआ और 14वीं सदी में ही क्यों हुआ, क्योंकि देखो वैज्ञानिक खोज हुई, वैज्ञानिक खोज हुई, लोगों को पढ़ने का भी पता चला, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, लोगों के पास किताबें आई, किताबें आई तो लोगों ने पढ़ा, उसने कहा हाँ भाई वैज्ञानिकवाद का विकास हुआ। अब एक मंगोल शासक था, इसकी वजह से इसने भी पुनर्जागरण में बहुत योगदान दिया। कैसे? एक तो ये जो है ये शासक बड़ा ये इसका शासक का नाम मैं आपको बता दूं, कुबलई खां। याद नहीं करना है आपको, कुबलई खां, आपको नाम याद नहीं करना है, मैं पहले बता दूं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। कुबलई खां कौन था? ये एक बंदा बड़ा मतलब ये जो राजा थे, ये बड़े अच्छे राजा थे। क्या था? ये बड़ा तर्कवादी राजा कह सकते हैं आप। इन्होंने क्या किया, अपने दरबार में रूस, यूरोप के इटली, फ्रांस और आपके जो इंग्लैंड के जो जो भी दार्शनिक, जो भी विद्वान थे, उन्हें भी बुलाया, और साथ में जो एशिया के जो विद्वान थे, यानी कि भारत और चीन और ये जापान, यहाँ के विद्वानों को भी बुलाया। तो मतलब सब जगह के विद्वान एकत्र हुए एक जगह, बातें पता चली, कुछ वहां के विद्वानों ने कुछ अच्छी बात बताई, कुछ यहाँ के विद्वानों ने अच्छी बात बताई, कुछ वहां उनके विद्वानों को अपने वहां की रूढ़िवादिता का एहसास हुआ, कुछ हमारे वहां को अपनी रूढ़िवादिता का एहसास हुआ। तो इससे क्या हुआ, अब जब ये विद्वान वापस अपने अपने जगह गए, तो इन्होंने फिर उसके बाद ये तार्किकवाद को बढ़ावा दिया, समझे। तो मंगोल शासक के वहां सारे विद्वान आए, कुछ नई चीजें पता चली, उसके बाद जब अपने अपने देश गए, तो वापिस से फिर उन्होंने भी तर्कवाद और वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। तो ये था आपका मंगोल शासक का भी, कुबलई खां करके, इनका भी योगदान, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताता हूं, एक हुआ था आपका, एक हुआ था आपका धार्मिक युद्ध। धार्मिक युद्ध क्या है?
धार्मिक युद्ध। अच्छा, हुआ क्या, आपको एक पता होना चाहिए धार्मिक युद्ध। एक आपका येरूशलेम करके ये स्थान है, येरूशलेम, ठीक है, येरूशलेम। ये जो स्थान है, ये स्थान जो मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं उनके लिए, जो ईसाई धर्म के लोग हैं उनके लिए, और जो यहूदी धर्म के लोग हैं, इन तीनों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है यहाँ पर, ठीक है, येरूशलेम नामक स्थान में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं और जो ईसाई धर्म के लोग हैं, इनके बीच एक विवाद सा हो गया कि भाई ये जगह हमारी है। उन्होंने कहा नहीं भाई ये जगह हमारी है। तो अब हुआ क्या, जो ईसाई की जो मान्यता होती है पोप में बहुत ज्यादा होती है। तो अब हुआ क्या कि पोप ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है भाई आप युद्ध में जीत जाएंगे। दोनों के बीच युद्ध हुआ, जीत गए मुस्लिम धर्म के लोग। अब लोगों में क्या हुआ कि भाई एक ये धार्मिक युद्ध का भी एक कारण था। कारण क्या है कि अब ये हुआ कि जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे उनमें ये विश्वास भी आया कि भाई पोप जो है वो भी हमारी तरह एक साधारण मतलब मनुष्य ही है, तो वो कोई ईश्वर के प्रतिनिधि नहीं है। इससे पहले तक ये मान्यता थी कि पोप जो है वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, लोगों में ये जागरूकता आई कि वो भी जो है हमारी तरह एक साधारण मनुष्य है। ठीक है, तो इस चीज का भी विकास हुआ, तो धार्मिक कारण भी था उसका। और आगे का क्या कारण है, एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो दोस्तों अब आने वाला है, जो है आपका कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार। ये है असली कारण पुनर्जागरण का, मतलब जिसे आप तात्कालिक कारण या मेन फैक्ट कह सकते हैं। कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का अधिकार, तुर्की का अधिकार। अच्छा जी, ये कुस्तुनतुनिया करके है क्या? देखो, कुस्तुनतुनिया नामक एक शहर है। कहां पर है? आपका टर्की में स्थित है, जो वर्तमान में तुर्की कह सकते हैं, टर्की कह सकते हैं, कुछ स्टाइल दिखाने को टर्की कहते हैं, तो भाई टर्की चलो। तो टर्की में आपका कुस्तुनतुनिया स्थित है अभी वर्तमान में भी। ये जो है यूनान, मैंने अभी आपको सभ्यता बताई थी जो कि पूरे यूरोप की सभ्यता थी। ये जो है कुस्तुनतुनिया जो शहर है, ये यूनान सभ्यता, जो यूनानी जो लोग थे उनकी कला, सांस्कृतिक, जो विद्वान, जितनी भी चीजें हैं, कारीगरी, सबका केंद्र था ये जो आपका कुस्तुनतुनिया जो शहर है। यूनानी कला, संस्कृति, कारीगरी, ठीक है, कारीगरी, कला, संस्कृति, इन सभी का केंद्र था, विद्वानों का केंद्र था। अब हुआ क्या, जैसे ही इसमें यहां पर तुर्की का अधिकार हुआ, तो यूनानी जो ये जितने भी विद्वान हैं ये भाग करके यूरोप के एरिया में चले गए। अगर आपको पता हो, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूं, जो तुर्की और जो रूस है खासतौर पर, इनका अगर आप एग्जैक्टली मैप में देखिए, ये जो है आधे एशिया में है, आधे यूरोप में है। बल्कि आधा भी कहना सही नहीं होगा तुर्की को, तो तुर्की का बहुत छोटा सा पोर्शन आपका यूरोप में लगता है, आप देख सकते हैं मैप में। तो ठीक है, आप ये जो है एशिया और यूरोप के मिलते हैं, मतलब कि ये तुर्की जो है यूरोप में भी आता है, तुर्की एशिया में भी आता है। ऐसे ही रूस जो है आपका यूरोप में भी आता है, रूस जो है आपका एशिया में भी आता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब जब भाई यहां पर तुर्की का अधिकार हुआ, तो जो ये ज्ञानी लोग थे, विद्वान लोग थे, ये भाग करके चले गए इटली, पेरिस, जो आपका जर्मनी, ऐसे ऐसे इलाकों में, यूरोप के इलाकों में। अब भाई जाहिर सी बात है, जहां विद्वान जाएंगे तो वहां भाई ज्ञान का प्रचार तो होगा ही होगा। अब ये ज्यादातर लोग कहां भागे? इटली के फ्लोरेंस नगर भागे। इटली का जो फ्लोरेंस नगर इलाका है, फ्लोरेंस नगर, ठीक है, इटली का फ्लोरेंस नगर भागे। तो भाई अब जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा लोग गए विद्वान लोग, वहां उन्होंने वैसे ही एक माहौल क्रिएट कर दिया, बढ़िया सा तार्किकवाद, मानववाद वाला दृष्टिकोण। अब फ्लोरेंस नगर गए तो यही वो नगर है जहां से आपकी पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। तो कहां से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई? इटली के फ्लोरेंस नगर से याद रखो। ठीक है, इसी के साथ कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्की का अधिकार हुआ तो एक और प्रभाव पड़ा। प्रभाव क्या पड़ा आपका कि भाई अब क्या हुआ, जो तुर्की का अधिकार हुआ, अभी तक क्या था, जो यूरोप से आपका पूर्वी देश यानी कि एशिया की ओर को अगर इन्हें मतलब व्यापार करना होता था, आपको पता है कि अंग्रेज और ये जितने भी यूरोप वासी हैं, खासतौर पर अंग्रेज कहना सही नहीं होगा, जितने भी यूरोप वासी हैं वो जो है पूर्व की ओर को व्यापार करते थे और मुनाफा कमाते थे। ठीक है, अब हुआ क्या भाई, कुस्तुनतुनिया पे तो तुर्की का अधिकार हो गया। अब तुर्की का अधिकार हुआ तो अब जब वो वाले रास्ते से आए कुस्तुनतुनिया पर, स्थल मार्ग जो है आप देख सकते हैं यहां से आए, तो भाई ये क्या होता था, तुर्की के जो उस वक्त के लोग थे ये क्या करते थे, आपका व्यापार को संरक्षण देने के बजाय इनको व्यापारियों को लूट पाट लिया करते थे, मतलब लूट कर लेते थे, उनको लूट लेते थे। तो अब क्या हुआ भाई, अब वहां से जाएंगे व्यापारी तो लूट पाट हो जाएगी। तो व्यापारियों ने क्या किया कि भाई एक काम करते हैं, हम समुद्री मार्ग की खोज करते हैं अब, क्योंकि स्थल मार्ग में तो ये है, कुस्तुनतुनिया पे तो तुर्की का अधिकार हो गया है। तो अब इन्होंने कहा कि भाई हम समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। अब समुद्री मार्ग की खोज करी तो इसी क्रम में आपका एक तो अमेरिका का विकास हुआ, जो कि आपको पता है क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। आना वो भी इंडिया ही चाह रहा था, भारत को ही आना चाह रहा था और एशियाई देशों में आना चाह रहा था, लेकिन चला गया भाई अमेरिका,
जो कि भाई पता ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा क्या हुआ आपका, जो आपको नाम पता होगा, पुर्तगाली नाम वास्को डी गामा। इसने जो है आपका भारत, कैप ऑफ गुड होप होते हुए जो आपका अफ्रीका में है, वहां से जो है भारत का मार्ग खोजा कि भाई भारत कैसे आया जाएगा यूरोप से समुद्री मार्ग के थ्रू। तो यही कारण था उनका खोज करने का, क्योंकि भाई कुस्तुनतुनिया पे तुर्की अधिकार हो गया था और तुर्की लोग जो थे उस वक्त के लूटपाट करते थे व्यापारियों पर। तो व्यापारियों ने अपनी लूटपाट से बचने के लिए समुद्री मार्ग की भी खोज कर डाली। अब इन खोजों से जो फायदा हुआ व्यापारियों को हुआ। अब व्यापारी लोग भाई, अब वो उनके पास पैसा बढ़ने लगा तो वो इस टाइप की मानववाद और ये जो वैज्ञानिक प्रवृत्ति है इसको बढ़ावा देने लगे, क्योंकि इससे जो है उन्हें मुनाफा हो रहा है। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हैं कि पुनर्जागरण क्यों क्यों हुआ, क्या क्या कारण रहे पुनर्जागरण की, भाई पुनर्जागरण क्यों हुआ। अब ये जो लोग भागे, मैं आपको बता चुका हूं, यूनानी लोग, ये भागे कहां, इटली, और इटली के फ्लोरेंस नगर ज्यादातर। ठीक है, और जो फ्लोरेंस नगर भागे तो भाई अब यहां मानववाद का विकास हुआ, क्योंकि भाई विद्वान तो जहां जाएगा तो वहां तो वो चीजें देगा ही देगा ना विद्वान, अपने अपनी जो मतलब जो बुद्धि है वो तो बांटेगा ही बांटेगा सब में। तो इटली के फ्लोरेंस नगर से आपका पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अब आपको अब याद क्या करना है, ये तो था आपको पुनर्जागरण क्यों क्यों हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसके कारण। अब आपको याद करना है सिर्फ फैक्ट कि भाई ये इसके पुस्तक कौन है, इसकी पुस्तक कौन है, ये कौन है। तो वो बात करते हैं अब मैं कि भाई कौन कौन से लोगों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, क्या क्या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। ठीक है, तो ये तो थी कहानी की पुनर्जागरण हुआ क्यों, ताकि आपको ये पता चल सके कि भाई पुनर्जागरण मतलब है क्या। क्योंकि लूसेंट या कोई भी बुकों में तो डायरेक्ट पुनर्जागरण के बारे में बता दिया है, जिससे आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने आपको पूरी कहानी बताई। ठीक है, लेकिन अब जो है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्त, ये आपको याद करना है। कौन कौन से, कि भाई देखो सबसे पहले पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है, पुनर्जागरण का अग्रदूत, अग्रदूत। ठीक है, अच्छा कौन है, दाते। याद कैसे होगा बताता हूं, लेकिन पहले आप ये याद रखें कि दाते करके है पुनर्जागरण का अग्रदूत। एक पुस्तक लिखी है इसने, कौन सी पुस्तक लिखी, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, अच्छा जी, डिवाइन कॉमेडी नामक एक पुस्तक लिखी, कौन सी भाषा में, टास्कन भाषा, टास्कन भाषा। चलिए जी, टास्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें जो है स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक रचनाओं के बारे में बताया गया है कि भाई स्वर्ग और नर्क के बारे में, जो है नर्क जो हम नॉर्मली चर्चा करते हैं ना, स्वर्ग या नर्क टाइप का नहीं होता है वो, तो उसके बारे में कि काल्पनिक चीजें हैं, खाली हमें मतलब उल्लू बनाने वाला कॉन्सेप्ट जो है, ऐसा करके इन्होंने बताया है डिवाइन कॉमेडी जो है टास्कन भाषा में। ठीक है, अच्छा जी, थे कहां के, इटली के फ्लोरेंस नगर। मैंने आपको बताया ना फ्लोरेंस नगर क्यों भाई इतना पुनर्जागरण का अग्रदूत रहा, खासतौर पर फ्लोरेंस नगर, क्योंकि भाई जितने भी कुस्तुनतुनिया के जो भी विद्वान थे वो सब कहां बसे, कुस्तुनतुनिया के से आकर के कहां बसे, ज्यादातर लोग इटली के फ्लोरेंस नगर में बसे, इसलिए। ठीक है, तो भाई दाते, ठीक है, तो ये इसको जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहते हैं, दाते। पुस्तक कौन सी लिखी, डिवाइन कॉमेडी, किस भाषा में, टास्कन भाषा में, स्वर्ग और नर्क की काल्पनिक यात्रा के बारे में बताया गया है। पुनर्जागरण के बाद ये दांत, अच्छा याद कैसे होगा, देखो भाई कॉमेडी, अगर कॉमेडी होती है तो क्या होता है, हम हंसते हैं, मतलब कि हमारे दांत दिखते हैं, तो भाई अब दांत दिखते हैं तो दाते। लिखी कौन सी पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, तो कॉमेडी याद रखना आप। ठीक है, तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज को। अब दाते के बाद पुनर्जागरण का श्रेय किसको दिया जाता है, कि दाते के बाद कौन आया जिसने पुनर्जागरण की भावना को आगे बढ़ाया। तो दाते के बाद, दाते के बाद दाते के बाद जो है पुनर्जागरण को आगे किसने बढ़ाया, पुनर्जागरण को आगे किसने बढ़ाया, वो बढ़ाया आपका पेट्रॉक ने। अब नाम कैसे याद होगा मैं बताता हूं, पेट्रॉक। ठीक है, पेट्रॉक। ठीक है, पेट्रॉक, इसको मानववाद का संस्थापक भी कहते हैं। अब यहां आप याद रखें, मानववाद का संस्थापक, संस्थापक। ठीक है, अब कैसे याद होगा, देखो अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं होता तो सोचो हम मानव लोग का क्या होता, कि भाई हम कैसे गाड़ियों में चलते, कैसे फिर हमारी जो बिजली पैदा होती, कैसे मतलब हम ये सब काम कर पाते जो आज हम कर पा रहे हैं, पेट्रोल के उससे कर पा रहे हैं ना। तो बस, तो भाई मानववाद पेट्रोल या पेट्रॉक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पेट्रॉक मानववाद का संस्थापक। दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना को प्रश्रय देने वाला, खूब तगड़ी लैंग्वेज में अगर बोलूं तो ये है, दाते के बाद पुनर्जागरण को प्रश्रय देने वाला जो है आपका कौन है, पेट्रॉक। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक है आपका, एक मिनट रुकिए, एक है आपका मैकियावेली, मैकियावेली। अच्छा जी, देखो दोस्त ये इंपॉर्टेंट है बंदा, क्यों, क्योंकि मैकियावेली ने एक पुस्तक लिखी द प्रिंस, मैं लिख देता हूं द
प्रिंस। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक बहुत ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि भाई जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और जो विधायिका है, ये तीनों जो है अलग अलग बॉडीज हैं। मतलब कि ये तीनों अलग अलग बंदे द्वारा संचालित होनी चाहिए। मतलब इसीलिए इन्हें कहते हैं आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन का जन्मदाता, या इन्हें आधुनिक राजनीतिक जो चिंतक है, सबसे पहले यही थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आधुनिक राजनीतिक चिंतक, आधुनिक जो राजनीतिक चिंतक है, राजनीतिक चिंतक हैं, ये जो है प्रथम है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक, ठीक है, या प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक, प्रथम आधुनिक राजनीतिक ये जो इसका जन्मदाता कह सकते हैं इसको आप। इन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखी द प्रिंस। द प्रिंस में क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जैसे कि हमारी जो केंद्र सरकार है, आप समझिए केंद्र सरकार है। अब होता क्या है, देखिए आप, अब जैसे जैसे अभी केंद्र सरकार है, अब केंद्र सरकार कानून थोड़ा बनाती है। कानून कौन बनाती है, कानून बनाती है हमारी संसद। मैं लिखता हूं यहां पर, कानून बनाने का काम कहां होता है, संसद में, ठीक है। कानून बनाने का काम होगा आपका संसद में। मतलब कि जो भी एक्ट बनेंगे, जो भी नए नए कानून बनेंगे, कहां बनेंगे, संसद में। जो भी आपका न्याय दिया जाएगा, न्याय कौन देगा, न्यायपालिका देती है, नहीं देती है, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। अच्छा जी, और दूसरा जो है आपका कार्यपालिका, यानी कि जो हमारी केंद्र सरकार है, कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या होता है, कार्यपालिका का काम होता है कि भाई ये जो कानून बने हैं, इन कानूनों को लागू करवाना और अच्छे से नई नई नीतियां लागू करना, जनता की भलाई के लिए काम करना, ये सब काम होते हैं कार्यपालिका के, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग लोगों द्वारा संचालित होते हैं ना। अब जैसे संसद में देखो कानून बन रहे हैं, न्यायपालिका में न्यायालय वाला काम चल रहा है, और कार्यपालिका में इन कानूनों को लागू किया जा रहा है। तो ठीक है, इससे पहले तक क्या होता था, राजा ही ये सब कुछ करता था। भाई वही कानून भी बनाएगा, वही आपका मतलब कि जनता की भलाई, तो खैर राजा लोग क्या करते थे आपको पता ही है, लेकिन वो जो भी है बहरहाल, तो आपका वही जनता, वो आपका कानूनों को लागू भी करेगा, वही कानून भी बनाएगा, और वही न्यायालय का भी काम करेगा, मतलब कि फैसले भी वही देगा, ठीक है, दंड अधिकार वगैरह वो भी वही देगा। तो मैकियावेली ने कहा नहीं नहीं भाई, ये तीनों अलग अलग लोगों के द्वारा होने चाहिए। द प्रिंस पुस्तक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसी कारण इनको जो है उस वक्त का चाणक्य कह सकते हैं, या फिर जो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है ना, चाणक्य की जो पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य की एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। देखो नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पुस्तक जो है राजनीति बेस्ड है पुस्तक, ठीक है। इसमें राजनीति शास्त्र के बारे में बताया गया, लेकिन पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, बता दूं तो ये जो अर्थशास्त्र है, इसकी तुलना इसी पुस्तक से की जाती है, मैकियावेली की द प्रिंस से, ठीक है। मतलब कि ये जो है द प्रिंस से इसका कंपैरिजन होता है कि ये पुस्तक और ये पुस्तक दोनों जो है आपकी राजनीतिक दर्शन पर बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने आपको एक और फैक्ट जनरल बता दिया मैकियावेली के बारे में, ठीक है। एक है आपका बोकेसियो, एक जो है आपका है बोकेसियो। अब ये कहां का है, ये सब इटली के हैं। हाँ दोस्त, मुझे फिर बताने की जरूरत ना पड़े, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए सबके सब इटली के हैं, और खास तौर पे कहां के, फ्लोरेंस नगर के। तो एक है आपका बोकेसियो, बोकेसियो, ठीक है। ये भी कहां का है, इटली का है। क्या इटालियन जो गद्य है उसका जनक है, इटालियन गद्य का जनक, इटालियन गद्य का ये जनक है, ठीक है। इसकी एक डेकामेरॉन नामक एक पुस्तक है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब लिख देते हैं, अब याद कैसे होगा फिर मैं आपको बताऊंगा, डेकामेरॉन। अब दोस्त आप खुद बताइए, इटालियन गद्य अगर मैं आपको पढ़ने के लिए दूं, मतलब कि भाई इटली का एक गद्य पुस्तक समझ लीजिए आप, अगर मैं आपको दूं तो आपसे पढ़ी जाएगी क्या, आप बोर होगे नहीं होगे बस। तो भाई इटालियन गद्य बोकेसियो, मतलब कि बोर मान लीजिए इसको, मतलब कि बोर हो जाएंगे हम तो भाई। तो इटालियन गद्य के जो जनक है कौन, बोकेसियो, या फिर बोरिंग करके इस टाइप से आप समझ सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा कि ले भाई इटालियन गद्य पढ़ो तो जरा इसको, तो आप उसको देखते ही भागोगे नहीं भागोगे, तो ठीक है। तो डेका, जैसे ही मैंने इटालियन गद्य देखा मैं रन कर गया, मतलब डेका मैं रॉन, क्लियर। तो डेका मैं रॉन, ठीक है। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा बोकेसियो का मतलब, ये जो मैंने आपको बताया बोकेसियो, ये कहां के थे, फिर वही इटली के थे, फ्लोरेंस नगर के थे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चित्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ चित्रकार जो इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ये सबके सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चित्रकार कौन, देखो एक तो है राफेल, ठीक है, एक राफेल चित्रकार है, एक लियोनार्डो दा विंची है, लियोनार्डो दा विंची, लियोनार्डो दा विंची, दूसरा है राफेल, और तीसरा है आपका माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो,
ठीक है, अब इनके द्वारा रचित चित्र आपको पता होने चाहिए, देखो इंपॉर्टेंट है, पता ही होने चाहिए, कोई और चारा है नहीं। तो इन्होंने जो है जीसस क्राइस्ट जो है उनकी माता का चित्र बनाया, मैडोना करके उनका नाम है। जीसस क्राइस्ट की जो माता है, माता जिनका नाम है क्या, मैडोना, मैडोना का चित्र बनाया। ठीक है, मैडोना का चित्र बनाया आपका राफेल ने। लियोनार्डो दा विंची की दो किताबें हैं जो कि आपको, सॉरी, दो चित्र हैं जिनको आपको याद रखना है। कौन से चित्र हैं? एक आपने नाम सुना होगा मोनालिसा, बल्कि ये पेंटिंग देखिए आप, ये पेंटिंग आपको लगभग हर जगह आपने देखी होगी, हॉलीवुड की पिक्चर में तो खास तौर पे। बस ये जो पिक्चर है ये बनाई है इन्होंने, मोनालिसा। ठीक है, और एक और पुस्तक है द लास्ट सुपर। ठीक है, द लास्ट सुपर। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि दो पुस्तक जो है, एक दो चित्र जो है आपका, जो है एक द लास्ट सुपर जो चित्र है वो मोनालिसा का है। किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने। तो ये दो अलग अलग चित्र हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने तो लिखी मोनालिसा, द लास्ट सुपर, लेकिन अब बात करते हैं कि माइकल एंजेलो ने कौन सी ये चित्र बनाए। द लास्ट जजमेंट और आपका द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। ये दो चित्र, मतलब ये फेमस चित्र हैं इनके, वैसे तो इन्होंने बहुत बनाया तो वो तो हमें रटने ही नहीं है। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन, माइकल एंजेलो। लियोनार्डो दा विंची, मोनालिसा, द लास्ट सुपर। राफेल, जीसस क्राइस्ट की जो माता है मैडोना का चित्र राफेल ने बनाया। ठीक है, तो चलिए दोस्त अब बढ़ते हैं आगे। एक आपको रोजर बेकन करके हैं, मैं आपको बता दूं, आधुनिक प्रयोगात्मक जो विज्ञान है उसके जनक हैं रोजर बेकन। ठीक है, चलिए जी, ये मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, रोजर बेकन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जो अगले हैं। अच्छा, चित्रकार की बात कर रहे हैं, तो चित्रकार में जो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक कौन था? ठीक है, पुनर्जागरण जो काल है उस काल में चित्रकला का जनक, ठीक है, मतलब चित्रकला का जनक होता। अब आप खुद सोचिए दोस्त, उस टाइम पे ना भाई टीवी होंगे, ना नेट होगा, ना वेब सीरीज आती होंगी, ना मूवीज आती होंगी, तो भाई लोग कैसे मतलब कैसे मनोरंजन करेंगे? तो चित्र बना के, तो यानी कैसे जिएंगे लोग? चित्र बना के जिएंगे। ठीक है, मतलब मैं ये आपको कनेक्ट करवा रहा हूं ताकि आपको ये नाम याद हो जाए जो इनका नाम है आने वाला है। तो इनका नाम है जियाटो। तो कैसे जिएंगे? चित्र बना के, जियाटो। ठीक है, अब आपको नाम याद हो गया होगा, जियाटो। कैसे जिएंगे? चित्र बना के जिएंगे। तो ये कनेक्ट करने के लिए था। ठीक है, तो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो। चलिए जी, फ्रांसिस बेकन जो है, फ्रांसिस बेकन, देखो नाम है फ्रांसिस, मतलब कि फ्रांस आ रहा है नाम में, लेकिन ये है कहां के? इंग्लैंड के। तो ये जो है इंग्लैंड के थे, उस काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार। ठीक है, इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड का एक और बंदे थे, शेक्सपियर, जो थे आपके रोमियो और जूलियट, जिन्होंने लिखी। शेक्सपियर ने, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे भी कॉमन है। शेक्सपियर ने रोमियो एंड जूलियट लिखी थी, जो कि इंग्लैंड के थे। धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी आपकी? यहीं से हुई थी। 16वीं सदी में आपकी कहां से हुई थी? इंग्लैंड से हुई थी धर्म सुधार आंदोलन की। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कौन है? जॉन विकलिफ। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कौन? जॉन विकलिफ। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहां से? इंग्लैंड से। अच्छा जी, और क्या बचा फैक्ट? मैं सोचने दीजिए। तो दोस्त लगभग जितने फैक्ट थे, लगभग हमने वो सबका सब कर लिए हैं। करीब जितने भी फैक्ट थे हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, और फिर भी अगर एक कुछ फैक्ट रह जाते हैं तो आप टेंशन मत दीजिए, वो आपको मिल जाएंगे आपके नोट्स की बुक में। ठीक है, जो क्लास नोट्स की जो बुक है वहां आपको मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर उसके बाद अगली वीडियो में। और दोस्त, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका मन है तो। ठीक है, और इससे थोड़ी सी हमारी भी मदद होती है, तो आप शेयर कर दीजिए, ये एक रिक्वेस्ट भी है हमारी आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, विश्व इतिहास के अगले सेक्शन में। चलिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत।